Welcome to IS Help Desk. We all know that reading newspaper is one of the most crucial element of the preparation of civil services examination, along with the reading of the NCERT books and the standard books. Because reading newspaper is important because it helps in understanding of the issues which are occurring in the world and helps in the holistically understanding of the topics. लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो कुछ ऐसे टर्म्स, इंस्टीट्यूट के नाम, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम उस न्यूज़ में आते हैं जिनके बारे में हमें पता होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इन सब टर्म्स में डायरेक्टली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो हम न्यूज़पेपर पढ़ते समय ये पूरा ध्यान देते हैं कि हम मेंस की तैयारी कर लें और सारे टॉपिक्स को होलिस्टिकली पढ़ लें, चाहे वो एडिटोरियल्स हो चाहे न्यूज़ हो. जब भी हम कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो हम पूरा उसको कवर करते हैं विद बैकग्राउंड, लेकिन हम बहुत बार स्पेसिफिक टर्म्स को पढ़ना भूल जाते हैं. जैसे इकोनॉमी में बहुत बार टर्म्स आता है कि जीडीपी क्या होता है, एक्सटर्नल बोरोइंग्स क्या हैं. तो ये सब अगर छोटे छोटे टर्म्स के बारे में हमें नहीं पता होगा तो हमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. That's why at IS Help Desk we are starting a series, Newspaper Terms Simplified. In this series we will discuss different terms related to the different subjects which have been come in the newspaper, and we will simply provide the definitions and we will discuss the terms with respect to the examination pattern. So the पहला टर्म जो हमने इसमें लिया है वो है लद्दाख. सभी को पता है कि आजकल इंडिया और चाइना में डिस्प्यूट जो चल रहा है वो लद्दाख रीजन में है, और लद्दाख में रीजन में भी वो भी मेनली गलवान वैली की वजह से डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया और चाइना को डिवाइड करती है वो डिफाइन नहीं करी गई है, जिसकी वजह से हमेशा डिस्प्यूट बना रहता है. क्योंकि चाइना कभी कुछ एरियाज को कॉन्कर करने की कोशिश करता है और चाइना अपना प्रपोज करता है कि वो उसके एरिया है. तो इसलिए हमने पहला टॉपिक लिया लद्दाख. In this topic we will discuss the geographical specifications of the Ladakh region, क्योंकि बहुत बार prelims examination में particular region की geography पूछी जाती है कि उसका location क्या है, वहाँ पे कौन सी important rivers flow होती हैं, या flora and fauna कैसा है वहाँ का, या important species कौन सी पाई जाती हैं, important national parks कौन से होते हैं. तो हम dispute में नहीं जा रहे इंडिया चाइना के, क्योंकि वो हम अलग वीडियो में कवर करेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन यहाँ पे हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर डिस्कसिंग ओनली द ज्योग्राफिकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ द लद्दाख रीजन. सो नाउ मूविंग टू द फर्स्ट पॉइंट. इट इज द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड प्लेट्यू रीजन इन इंडिया, incorporating the Ladakh range, which is the southeastern extension of the Karakoram range and the upper Indus River Valley. So हम अगर इस region को देखें, in the Ladakh region, Ladakh range is found, which is the extension of the Karakoram range and it is surrounded by Indus Valley. हम इस फिगर में देख सकते हैं कि काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज ट्रांस हिमालयास कहलाते हैं, और फिर यहाँ से हमारा ग्रेट हिमालयास, लेसर हिमालयास और शिवालिक हिल शुरू होती है. तो जो एरिया नॉर्थवर्ड ऑफ ग्रेट हिमालयास है उनको हम ट्रांस हिमालयास कहते हैं, और जो रिवर्स वहां से निकलती हैं उनको हम ट्रांस रिवर्स कहते हैं. तो लद्दाख रेंज इज ए पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयास एंड नॉट द पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालय. और काराकोरम रेंज का एक्सटेंडेड पार्ट कहलाता है लद्दाख रेंज, जिसमें K2 जो है वो हाईएस्ट पीक मानी जाती है. नाउ मूविंग टू द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख इज कोल्ड एंड ड्राई. हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड प्लेट्यू होने की वजह से ये कोल्ड तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है, इसलिए ये ड्राई रीजन बहुत रहता है. नाउ मूविंग टू द रिवर्स, because in prelims examination many a times a question has been asked that in the particular region which rivers are flowing. So the important rivers are Indus, Jaskar, Shok, Nubra, Suru and Dras. Now moving to the important passes. Passes क्या होते हैं? Passes are the breaks in the mountain ranges, जिससे एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प मिलती है. मीन्स एक माउंटेन रेंज से अगर हम दूसरे माउंटेन रेंज में जा रहे हैं तो बीच में जो गैप मिलता है उसी से ही ट्रांसपोर्ट डेवलप करा जाता है. तो दैट मीन्स दे आर द नेचुरल गैप्स विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन. So the important passes in the Ladakh region are Khardungla, Tangla and Changla. So these forms the part of the highways which connect Ladakh to the other regions of India. Now moving to the fauna of Ladakh region. Ladakh region चीरू and snow leopard के लिए famous है. Apart from that, there are different species such as yaks, ibex, Tibetan hare, blue sheep,
wild ass, barrel, marmot, etc. And the famous national park in the Ladakh region is Hemis National Park. It is also known as High Altitude National Park and it is famous for snow leopard. And the second one is Changtang Wildlife Sanctuary, which is surrounded by lakes Pangong Tso and So Moriri. It is famous for rare black-necked crane and Tibetan wild ass. So knowing of these two species from the Changtang Wildlife Sanctuary and knowing that snow leopard is found in Hemis National Park, it is important from the prelims point of view. Now moving to the languages. Naturally, the local language is Ladakhi, but Ladakhi also includes Balti, Purgi, Sheena and Dardik. And along with that, Urdu and Hindi are also spoken. And the ethnic composition is Mongolite, Tibetan, Dardik or Indo-Aryan elements. And now moving to the famous monasteries. We are discussing the monasteries in this region because in 2014, a question on the monasteries have came. For example, with reference to the Buddhist history, tradition and culture, India considered the following pairs. In this, the monasteries has been given and the location in which it is present has been asked. So the Alchi temple complex, it is a monastery, is found in Ladakh. So the famous monasteries in the Ladakh region is Hemis Monastery, Sputik Monastery, Tikse Monastery, Alchi Monastery, Stok Gompa and Palace and Pyong Monastery. So these are the geographical specifications of the Ladakh region. The questions mainly can be asked from the rivers, important passes, flora and fauna present in that region, and the ranges. Now moving to the second topic, that is line of actual control. In this we will discuss about the Galwan Valley and the Pangong Lake also. So first is, what is line of actual control? Line of actual control is the line which demarcates the area between China and India. ये line जो आप देख रहे हैं, ये line of actual control है जो इंडिया और चाइना को डिवाइड करता है. द स्काई चिन एरिया जो है वो चाइना ने 1962 के बाद ऑक्युपाई करा था एंड आफ्टर दैट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हैज बीन डिमार्केटेड बट इट इज नॉट रिटन. दैट्स व्हाई देयर इज रेगुलर ट्रांसग्रेशन which creates clashes in the region. क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जब डिफाइन नहीं है तो चाइना जो है वो कुछ एरियाज को डिफाइन करता है कि वो उसका एरिया है और कुछ एरियाज को इंडिया डिफाइन करता है. इसकी वजह से यहाँ पे क्लैशेस कंटिन्यूअसली होते रहते हैं. पर अभी जो क्लैशेस हुए हैं वो मेनली हुए हैं गलवान वैली की कंस्ट्रक्शन की वजह से. इंडिया इज एक्चुअली कंस्ट्रक्टिंग ए रोड in the Galwan Valley which will connect it to the air strips so that in the case of emergency यहाँ पे troops deployment easily हो सके. और Galwan Valley is the only point which connects India and the Sky Chin region. इसलिए गलवान वैली में कंस्ट्रक्शन करना बहुत जरूरी था इंडियन ट्रूप्स के मूवमेंट के लिए और उसी को चाइना अपोज कर रहा है और उसकी वजह से ही यहाँ पे क्लैशेस हुए हैं. नाउ मूविंग टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज डिवाइडेड इन 3 sectors. The eastern sector which spans Arunachal Pradesh and Sikkim. The middle sector covers Uttarakhand and Himachal Pradesh. Western sector is in Ladakh. So now moving to the Pangong Lake. पहले हम पैंगोंग लेक की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखें. पैंगोंग लेक इज ए काइंड ऑफ एंडोरहिड बेसिन. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है, इसका मूवमेंट एक्सटर्नल वाटर बॉडीज में नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एंडोर्किक बेसिन, विच इम्प्लाइज दैट इट रिटेन्स द वाटर एंड डज नॉट allow outflow of its water. It is one of the highest altitude lakes in the world that is filled with saline water. Even being a saline water lake, ये ठंडी में जम जाती है. It is located at altitude of 4,350 मीटर और यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ बहुत ही मिनिमल है. यहाँ पे सिर्फ क्रिस्टेशियंस मिलते हैं और इट इज फेमस फॉर इट्स ब्लू कलर, लेकिन इसमें कलर चेंजिंग एबिलिटी भी होती है. इट कलर चेंजेस फ्रॉम शेड्स ऑफ ब्लू टू ग्रीन टू रेड. तो ये है पैंगोंग लेक जिसका 2/3 एरिया जो है वो चाइना में है. अब हम इस फिगर को देखते हैं जहां पे हमें ये दिख रहा है कि ये पैंगोंग लेक है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है. तो पैंगोंग लेक के आसपास जो भी माउंटेन रिजेस हैं उनको 8 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है जिसको बोलते हैं फिंगर्स. That is F1, F2, F3, F4, F5, F6 and F7
F8. So यहाँ पे जो इशू है वो ये है कि इंडिया मानता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल F8 तक है और चाइना मांगता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल F3 तक है. सो द एरिया बिटवीन F3 एंड F8 इज द एरिया ऑफ क्लैशेस. क्योंकि ये एरिया डिफाइन नहीं है तो इंडिया ने जो बेस बनाया हुआ है वो F4 पे है. और सिंस अर्ली में PLA has blocked all Indian patrols beyond Finger 4. यहाँ पे इंडिया का बेस है और इसके बाद जो है वो चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया था. 8 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन Finger 4 एंड Finger 8 by building fortifications and bunkers. तो इस एरिया में क्लैशेस मेनली शुरू हुए. तो हमने यहाँ पे डिस्कस करा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, पोंगोंग लेक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और गलवान वैली क्या है. यहाँ पे हम ज्यादा फोकस ज्योग्राफिकल स्पेसिफिकेशंस पे कर रहे हैं क्योंकि इशू अबाउट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड द इशू ऑफ इंडिया एंड चाइना विल बी डिस्कस्ड इन फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू इन द अदर वीडियो. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वी आर कवरिंग 3 नेशनल पार्क्स इन दिस टॉपिक एंड the questions on national parks are usually asked in UPSC, especially the national parks which are in news. लेकिन नेशनल पार्क पढ़ते समय या उसके नोट्स बनाते समय कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं जिनको हमेशा हमें याद रखना चाहिए. द फर्स्ट वन इज लोकेशन, दैट इज द एरिया इन विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड, व्हाट इट इज फेमस फॉर, द fauna and the flora of that region, the rivers and the specifications that includes that whether it is a World Heritage Site or it is a Tiger Reserve, etc. Because in the examination, as we can see, in 2014 a question has been asked the wetlands and the confluence of rivers. So the knowledge of rivers which flow through the national parks or the particular wetland is important. Now moving to the first topic, that is Kaziranga National Park. Why it is in news? Because of the recent Assam floods. So the first specification is location. The park covers 2 districts of Nagaon and Golaghat in Assam. It will not be asked, but mainly the state in which it is located is asked in the exam. It is the world's largest habitat for the great one-horned rhinos. So this can be asked in the examination. Other fauna includes elephants, swamp deers and wild water buffalo. It is located on the banks of river Brahmaputra and the other specifications are it is the UNESCO's World Heritage Site. It is also a tiger reserve and it has the highest density of tigers. If the question is asked highest density of tigers, then you will take on the Kaziranga National Park, and if it has been asked that the highest number of tigers are found in which state, then it is the Madhya Pradesh. So don't get confused. And Kaziranga National Park is also recognized as a prominent birdlife area by BirdLife International. BirdLife International is an organization which works for the conservation of migratory birds and the other birds. So it is also a prominent place for bird life. Now you can see the map of Kaziranga National Park. It is situated on the bank of river Brahmaputra and the other rivers such as Dimplu, Mora Dhansari, Mora Diplu flows through it. Now moving to the second national park, moving to the next national park, that is Nagarhole National Park. Why it is in news? Because the Karnataka Forest Department has decided to put in place a traffic monitoring mechanism alongside the road adjacent to Nagarhole National Park. It is important to place a traffic monitoring mechanism to avoid the man-animal conflict and to manage the traffic around the region. So now moving to the first characteristic, that is the location. It is located in Karnataka and it covers 2 districts, Mysore and Kodagu, and it is the part of Nilgiri Biosphere Reserve. It is important from the examination point of view. Now moving to the other specification, it was established as a wildlife sanctuary, then upgraded to the national park and declared at the tiger reserve. The animals which are found in this region are Asian elephants, spotted deer, Indian mouse deer, etc. You can see from the list. The flora of the region, it is moist, deciduous forest, and the rivers which flow through it is the Nagarhole River and the Kabni River. And the important point is that Kabni River forms the boundary between the Nagarhole and the Bandipur National Park. It can also be asked in the examination. While reading any national park, you have to focus on these specifications particularly,
because the questions on these specifications are asked in the examination. Now moving to the map of Nagarhole National Park, it covers two rivers, Kabni and Nagarhole. And the third wildlife sanctuary is Sakteng Wildlife Sanctuary. It is located in Bhutan but is in news because China has placed claim on this sanctuary which Bhutan has rejected. China has claimed over Sakteng Wildlife Sanctuary situated in eastern Bhutan and tried to stop the funding from Global Environment Facility. Now moving to the specifications. First is the location. It is situated in eastern Bhutan. The rarest wildlife species found in this region are red panda and Himalayan Mongol pheasant. So these are two important species which are only found in this region and it can be asked in the examination. And it consists of Himalayan terrestrial ecosystem, mainly alpine, meadow, temperate forest and warm broadleaf forest. The other species which are found is snow leopards, Himalayan black bear, barking deer, Himalayan red fox and Himalayan squirrel. It has been declared as the protected area by the Bhutan administration. As we have seen earlier that the China has claimed over Sakteng Wildlife Sanctuary by stopping the funding from Global Environment Facility. So we are now discussing what is Global Environment Facility. It is an international partnership of countries, international institutions, civil society organizations and the private sector that addresses global environmental issues. So this organization consists of countries, international institutions, civil society and even the private sector. And it provides funds to the developing countries to meet the objectives of the international environmental conventions. So the question on the Global Environmental Facility can be asked in the examination about the what is the objective or which are the stakeholders of this organization. And now moving to the map of Sakteng Wildlife Sanctuary, it is located in the border region of India and Bhutan. If China is claiming this territory, then it will be a sign of worry for India too. Thank you. Hope you have found the video useful for the civil services preparation. And if you have any query or any feedback, then you can mail us at info@ishelpdesk.in. And for more guidance, please visit our website ishelpdesk.in. There you will be able to get the previous year questions, syllabus, the NCERT books and how to read the NCERT books and what to focus on that and the other standard books. So please visit our website ishelpdesk.in.